जय हिंद। बिट्टू सर गए चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का टाइप नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो आप चैनल पर बने रहे शुरू से लेकर के अंत तक आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इस संख्या से सीटेट में प्रश्न आते हैं कि इसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाएं, इसका जोड़ और घटाव भी आता है। तो पूर्णांक संख्या जो है 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए समझिएगा, पूर्णांक संख्या जो होता है, जो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या और इसके ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, प्राकृत संख्या और इसके ऋणात्मक में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह बनता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। फिर से समझिएगा, प्राकृत संख्या और उसके ऋणात्मक, ये जो प्राकृत संख्या और इसी का ऋणात्मक में शून्य को शामिल कर देने पर, शून्य को शामिल करने से बनी संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है और वही प्राकृत संख्या का ऋणात्मक होती है और उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जब भी रहेगी तो पूर्ण रूप से रहेगी। जैसे प्राकृत संख्या पूर्ण होती है 1 2 3 4 5, यानी बटा में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा, यानी परफेक्ट रूप से ये पूर्ण एक होल नंबर टाइप का रहेगा, पूर्ण संख्या। तो देखिए, अगर यहाँ से अगर बात किया जाती है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ से बात किया जाए तो प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है एक प्राकृत संख्या है और इसी संख्या को बोलते हैं किस प्रकार के पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यह क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। इधर -1 -2 -3 -4 इधर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। 0 एक ऐसा नंबर है जो नो पॉजिटिव और नो निगेटिव, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको एक अलग श्रेणी में रखा गया जिसका नाम रखा गया है ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या रखा गया? ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। चलिए, तो इसमें क्या आते हैं? इसका जोड़ घटाव आता है। तो जोड़ घटाव तो जानवे करते हैं, जैसे -2 + 3, तो इसका जोड़ आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए जैसे कह दिया जाएगा कि इसका मान क्या होगा, या कह दिया जाएगा कि बच्चा ने इसका आंसर दिया -1, बच्चा ने इसका आंसर दिया -1, तो बताएं कि बच्चा में किस प्रकार की त्रुटियां हैं। देखिए, बच्चा ये जान रहा है कि अलग अलग जब चिन्ह रहता है, मैंने माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटता है, अलग अलग चिन्ह में घटता है और एक जैसा चिन्ह में जुड़ता है। तो अलग अलग चिन्ह में घटाने के लिए तो ये जान रहा है कि माइनस और प्लस, माइनस तो होता है, मैंने 3 में से 2 गया 1, लेकिन बच्चा को ये ज्ञान नहीं है कि बड़े का चिन्ह उतरता है। तो बड़े का चिन्ह, बड़े अंक का चिन्ह क्या है? 3 है, इसके आगे प्लस होना चाहिए, लेकिन बच्चा ने क्या किया? छोटे अंक का चिन्ह को उपयोग कर दिया। तो बच्चा में इस प्रकार के ज्ञान नहीं है कि माइनस प्लस माइनस का तो ज्ञान है, जोड़ घटाव का तो ज्ञान है, लेकिन पूर्णांक में उसको ये नहीं पता है कि जोड़ घटाव के बाद बड़े अंक के चिन्ह उतरता है। तो आपका इस तरह से अगर ऑप्शन रहेगा तो आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? +1 होना चाहिए। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। इसके लिए एक चीज समझ लीजिएगा, अगर अलग अलग चिन्ह रहे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा नोट में। अलग अलग चिन्ह है, जैसे समझिएगा, एक बच्चा है, मान लीजिए कि ये राम है
और एक बच्चा ये मान लिया कि श्याम है, दोनों जो है अलग अलग विचार का है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव विचार का है, तो क्या कभी दोस्ती होगा? बोलेगा दोस्ती नहीं सटेगा, दोस्ती क्या होगा ये दोनों में? हटेगा। और हटेगा माने घटेगा, दोनों दोस्ती सटेगा कि हटेगा? इसमें दोस्ती हट जाएगा यानी घट जाएगा, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे? अलग अलग जब रहेगा तो विचार का आदमी कभी दोस्ती नहीं होता, उसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और जानना है, अगर एक जैसा चिन्ह रहे, क्या रहे? एक जैसा चिन्ह में क्या होगा? जुड़ेगा, जुड़ता। एक जैसा चिन्ह में जुड़ता और उसी का चिन्ह उतरता है, और उसी का चिन्ह उतरता है। माने जैसे -3 और -2 है, ये एक जैसा चिन्ह है कि अलग अलग? एक जैसा चिन्ह है। एक जैसा चिन्ह में क्या होता है? जुड़ता एकदम, चाहे वो निगेटिव दोनों रहे चाहे दोनों पॉजिटिव रहे, तो दोनों एक जैसा है तो दोस्ती हो जाएगा, दोनों दोस्ती सट जाएगा, यहाँ हटेगा नहीं। तो 3 गो माइनस, 2 गो माइनस, कै गो माइनस? 5 गो माइनस। कै गो माइनस? 5 माइनस, तो समझिएगा। तो देखिए अलग अलग चिन्ह, एक जैसा चिन्ह था तो जुड़ गया, 3 और 2 5, और उसी का चिन्ह उतर। अगर माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह, अगर प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। तो ये आपका हो गया बिल्कुल चीज़ों से। लेकिन बच्चे ने अगर जवाब दे दिया कि 5 होता है, तो बताएं कि बच्चे में किस प्रकार की अवधारणा का ज्ञान नहीं है? जोड़ घटाव का तो ज्ञान है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो एक जैसा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही उतरता है, ये बच्चे का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए, और इसमें आ सकता है आपको बड़ा छोटा पहचानने के लिए, थोड़ा सा समझिएगा। 0 से अगर इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। माने इधर से जब इधर चल रहे हैं तो ये है आपका बढ़ते क्रम है। क्या है? बढ़ते क्रम है। और जब इधर से इधर जब जा रहे हैं तो क्या है आपका? घटते क्रम है। तो बोलिए, इधर से संख्या बढ़ते जा रहा है, इधर से संख्या घटते जा रहा है, यानी 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 छोटा -1, -1 से छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, यानी माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होते जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, माइनस में जो बड़ा होता है वही क्या होता है? छोटा होता है। यानी माइनस में जो अंक का मान बड़ा लिखा हुआ है वो अंक का मान क्या होगा? छोटा होगा। जैसे कर दिया -5 और -3 में कौन बड़ा है? तो बोलिए, ये 5 गो माइनस है, ये 3 गो माइनस है, तो अंक में कौन माइनस बड़ा है? ये, तो वही क्या है? छोटा। और जो छोटा है वही क्या है? बड़ा। ऐसे समझिएगा। माइनस का मतलब आप किसी से ऋण लिए, तो कोई जो है 5,000 रुपया ऋण ले लिया और कोई जो है 3,000 रुपया ऋण ले लिया, और दोनों 1 महीना काम किया, अब उसको मिल गया 10-10 हजार रुपया। समझिएगा, एक बच्चा 5,000 रुपया ऋण लिया, एक बच्चा 3,000 रुपया ऋण लिया, और दोनों 1 महीना काम करके 10,000 रुपया कमाया, तो इसको देना पड़ेगा मात्र 3,000 रुपया चुकाने के लिए जो कर्जा लिया था। इसके पास बच गया 7,000 रुपया, और ये 10,000 में 5,000 रुपया ये दे दिया, तो इसके पास बोला 5,000 रुपया बच गया। तो बोलिए बड़ा कौन हुआ? छोटा वाला। जो कम, ऐसे जानिए, जो कम कर्जा में होता है आदमी वो आदमी बड़ा होता है, जिसके पास कर्जे नहीं है वो तो और बड़ा है। तो माइनस में जो छोटा होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको कभी इससे बढ़ते क्रम, कभी आपको घटते क्रम एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो केवल 2 ही चीज से उसको डर लगता है। पहला,
एक तो उसको राष्ट्रपति से डर लगता है और एक उसको अपने आप से, और किसी से नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहता है हम किसी से नहीं दुनिया में डरेंगे, हम केवल किसका सुनेंगे, एक राष्ट्रपति और एक खुद का। तो कहने का मतलब है आभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जो खुद से और एक से, खुद से और एक से कटती है और किसी से दूसरा से नहीं कटती है। तो एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, यह जब भी होगा आभाज्य संख्या तो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से नहीं कटेगी। मैंने कटेगा केवल किससे, एक और स्वयं से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। तो एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से न कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से क्या है 13, इस तरह से क्या ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 क्या है, केवल 1 और 2 से कटता और किसी से कटता नहीं है। 3 भी 1 और 3 से कटता और किसी से कटता नहीं है। तो ये क्या है आपका अभाज्य संख्या। देखने से ये पता चला कि अभाज्य संख्या जैसे 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल क्या होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2। यानी 2 जो गुणनखंड कहते हैं किसको, फैक्टर क्यों कहते हैं, जो संख्या जैसे 2 संख्या है तो 2 संख्या जिस संख्या से कटती है तो वह संख्या इस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 2 से कट जाता है और 2 2 से कट जाता है तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 हुआ। तो जो संख्या जिन संख्या से कटती है वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो 2 का गुणनखंड हुआ 1 और 2, 3 का गुणनखंड हुआ 1 और 3। तो देखने से पता चला 2 का कितने गुणनखंड है, 1 और 2। इसका भी 3 का कितने गुणनखंड है, 1 और 3। 5 का 1 और 5। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 से अधिक कभी नहीं हो सकती है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे समझिएगा, 1 ले लीजिए 2, 1 ले लीजिए 5, इसका मासा निकालिए। 2 का तोड़िएगा तो 1 गुना 2, 5 का तोड़िएगा तो 1 गुना 5। मान लीजिए एक और ले लीजिए 7, तो 1 गुना 7। इन सभी में कौन कॉमन है, 1, वही मासा होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा हमेशा कितना होगा, 1 होता है। बिल्कुल चीजों को समझ लिए होंगे। चलिए एक प्रश्न और आता है, यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है। तो बोला गया उसमें सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। क्या ये कथन सही है कि गलत है। आपको जब देखने से पता चला कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है कि नहीं है, तो देखिए ये कथन जो है गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। तो एग्जाम में आ सकता है सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे कि 2 एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो सभी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। बाकी देखिए ये सब अब विषम संख्या है, सभी अभाज्य संख्या यानी विषम संख्या नहीं होती है, उसमें कुछ सम संख्या भी होती है। जैसे 2 क्या है, सम संख्या। तो यही प्रश्न आया था 2017-18 में शायद पूछा था। तो कौन सा कथन गलत है, बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में। इसको आप लोग उतार लीजिए। पूर्णांक संख्या में समझ गए होंगे, इसमें प्राकृत संख्या रहती है और इसके ऋणात्मक में शून्य को शामिल कर दिया जाता है। पूर्णांक में जो बड़ा होता है माइनस में वही क्या होता है, छोटा। जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा। अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में आपका हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... ये सब किसका है, परिवार आपका
भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का। चलिए समझिएगा, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? समझिए, दूसरा नाम जो है वो है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, और अभाज्य का दूसरा नाम क्या होता है? ऋण संख्या। क्या होता है? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। ये भाज्य संख्या जो होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाता है। माने ये जैसे ये 4 लिया जाए तो 4 जो है 1 से और 4 से, एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाता है, जैसे ये 2 से कट गया। वैसे अगर 6 लिया जाए तो 1 और 6 के अलावे ये एक और संख्या से कट जाता है 3। बिल्कुल चीजों को समझ गए। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या का जो गुणनखंड की संख्या होता है ये 2 से अधिक होता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे देखिए, आप समझिए, मान लीजिए कि 12 क्या है? भाज्य संख्या है। तो यह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी। तो इसके गुणनखंड की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से आपको कहने का मतलब है जो भाज्य संख्या होती है इसके गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती है, और केवल 2 होता है अभाज्य संख्या का गुणनखंड। ये पॉइंट को आप लिख सकते हैं। भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। बाकी इसका मासा का बात किया जाए तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस तरह से इसका कोई निश्चित नहीं है कि क्या मासा हो सकता है। जैसे आप बात किया जाए 8 और 9, 8 और 9 में बात किया जाए तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 4 गुने 8। 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 3। इसमें कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1। तो इसका मासा क्या हो गया? 1। लेकिन 6 और 8 का करिए, 6 और 8 का 6 करिए 2 गुना 3 और 8 के करिएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो ये दोनों का मासा क्या हो गया? 2। यहाँ मासा क्या हो रहा है? 1। तो कभी मासा 1 हो जाएगा, कभी मासा 2 हो सकता है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आपका हुआ भाज्य संख्या, जिसको कहा जाता है यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे। तो आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 12 को क्या करना है? तोड़ना है। प्रश्न फिर समझिएगा, 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। तो सभी बोल सकता है और एक बोलेगा अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। तो पहले इसको तोड़िएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6। तो 12 को जब तोड़े तो ये टूटा 2 2 और 3। ये सब कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अगर कह देगा कि 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योगफल, तो इसका कितना कितना हुआ? एक गुणनखंड 2 प्लस 2 और प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 3, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 2 7, इसका योगफल ये होगी। ये किसका हुआ? अभाज्य गुणनखंड का योगफल हुआ। किसका हुआ? अभाज्य गुणनखंड का योगफल हुआ। एक प्रश्न आता है 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं 12 को जो गुणनखंड होता है, सभी गुणनखंड,
1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और क्या होता है, खुद 12 होता है। इस सभी को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 25 26 27 1 28, ये हो गया। 28 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल कहेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। और इतना कह देगा कि 56 का, तो उतना तो दिक्कत है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बता देते हैं, उससे आप अभाज्य बोलेगा तो इसको कर करके आप सबको जोड़ दीजिएगा, इसको गुणनखंड करके और सभी को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा। लेकिन सभी गुणनखंड का योगफल करेगा तो क्या करिएगा, थोड़ा समझिएगा। 12 को जब तोड़े तो क्या आया, 12 को जब तोड़े तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 आया। 2 के पावर 2 यानी इसको लिख सकते हैं ना, 12 को 2 गुने 3, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। इसको फैक्टोरियल बनाया था। 2 के पावर 2 है तो पहले 0 से स्टार्ट कीजिए। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 को पहले 0 से स्टार्ट करना, फिर 1 2 जहां तक है वहीं तक चलना। 2 पावर है तो 2 ही तक चलना है, गुना 3 के पावर 1 है तो पहले 0 से 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो गया। मैंने 1 तक था तो 1 ही तक पहुंचना है, 2 तक था तो पावर 2 तक पहुंचना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, और सभी को जोड़ते जाना अंदर। तो किसी अंक के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2, ये 2 दूनी 4। इसमें अब गुना क्या करना, 3 के पावर 0 किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 प्लस 3 के पावर 1 का मतलब 3। 8 2 6 1 7 और ये हो गया 3 अब 1 4, तो 7 चौके क्या हो गया, 28। देखिए आपका आंसर आ गया 28। इधर से भी ये तो छोटा के लिए ठीक था, लेकिन जब बड़ा आएगा तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। पहले इसको तोड़ करके पावर के रूप में बदल देना है। जितना पावर रहेगा 0 से लेकर के उतना तक चलना है। 0 2 के पावर 1 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2, अगर पावर 3 है तो पावर 3 तक चलेगा। 0 से ही स्टार्ट करेंगे और सबको अंदर जोड़ दिया जाता है। बाकी इधर देखिए क्या गुना, यहाँ 3 के पावर 1 है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, अगर पावर 2 रहता तो यहाँ प्लस 3 के पावर 2 भी चलते। और बाकी क्या करते, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1, सबको कैलकुलेशन करके यहाँ गुना कर देते। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड से प्रश्न आता है और सभी गुणनखंड का बोलेगा तो आपका ये प्रोसेस हुआ। अब केवल कहेगा अभाज्य गुणनखंड का योगफल क्या होगा, तो ये सभी को जोड़ देना है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। आज तक कितना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।